ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है? Few of the okay, Tanvi, you are new. Okay, you have raised your hand. Okay, so we'll do one thing. बस 2 या 3 मिनट और वेट करो. I've just started the recording. तो so that बाकी जो बच्चे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, they will also be connected. If not, अगर कोई और कनेक्ट नहीं हुआ, then I will start the session. हेलो। ओके, बच्चे आप लोगों के ग्रुप में केमिस्ट्री का लिंक आया है. इज इट सो? आप लोगों की केमिस्ट्री की भी क्लास है? यस मैम. मैम एक्चुअली आज तो मैथ्स की क्लास होती है ना? मे बी इसके बाद है, 4:30 के बाद है. एडवांस में लिंक दिया गया है क्या? टाइम नहीं है, वीक में हुआ नहीं था तो पता नहीं आज होगा क्या. ओके मैम, जो सर ने टाइम टेबल भेजा था उसके अकॉर्डिंग केमिस्ट्री 5:45 पे है. राइट. सो शायद मैम ने एडवांस में भेज दिया है आप लोगों को लिंक. वो 2 क्लासेस के बीच में ज्यादा टाइम नहीं मिलता ना, हार्डली 10 मिनट्स या 5 मिनट्स मिलता है इसलिए. सो दैट्स व्हाई उन्होंने भेज दिया होगा. ओके, आई थॉट मे बी मुझसे कोई गलती होगी टाइम टेबल देखने में, बिकॉज यूजुअली आप लोगों के साथ मेरा टर्न संडे को आता था. इस बार सैटरडे संडे को 9th एंड 10th दे दिया है. मोस्टली 9th एंड 10th सैटरडे को आते हैं फॉर बायोलॉजी. सो आई वाज आल्सो कंफ्यूज्ड अ बिट कि एग्जैक्टली रीजन क्या है. यस मैम एक्चुअली एक नए टीचर आए हैं, उनका मतलब फिजिक्स के दूसरे आए हैं तो फिर ओके उसके लिए ओके नो प्रॉब्लम. ओके, आई थिंक इनफ बच्चे अब ज्वाइन हो चुके हैं. लेट्स स्टार्ट द सेशन. लास्ट टाइम हमने सेल डिवीजन स्टार्ट किया. क्या क्या रिकॉल कर पा रहे हो? जस्ट रिमाइंड मी वन मोर टाइम कि हमने कहाँ तक पढ़ा था सेल डिवीजन में. एनीवन फ्रॉम द क्लास जिनको याद है क्या क्या हमने पढ़ा था? मैम, सेल साइकिल पढ़ी थी. ओके, सेल साइकिल. यस, माइटोसिस एंड मेयोसिस का डिफरेंस. ओके गुड. Stages. माइटोसिस जेनेटिक और मटेरियल. ओके, जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा था. फिर सेल साइकिल का फर्स्ट स्टेज इंटरफेज. ओके, वेरी गुड. फिर दैट्स सेल इट. मदर थोड़ा सेल्स के बहुत बारे में जाए थे. क्रोमोसोम्स के बारे में हमने पढ़ा था, राइट? Yes, sir. जेनेटिक Yes, sir. मटेरियल इन जनरल देखा था एंड देन क्रोमोसोम. ओके, सो दिस चैप्टर एक्चुअली बहुत ज्यादा आप लोगों को टफ तो नहीं लग रहा? सेल डिवीजन ऐसा लग रहा है कि ओके कुछ ज्यादा स्ट्रेंज टॉपिक है, ऐसा तो नहीं लग रहा? समझ में आ रहा है सब कुछ? यस मैम. Yes, ma'am. ओके, रीजन इज मैं क्यों ऐसा पूछ रही हूँ, बिकॉज आपका अप्रोच पॉजिटिव रखना चैप्टर को लेकर. दिक्कत क्या है कि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे अभी जो आप लोग फर्स्ट टाइम आप सुनोगे, या फिर उसका आइडिया आपको पहले से नहीं होगा. ऐसा है, बहुत कुछ कुछ वर्ड्स है. तो जो ये सारी चीजें है ना, उसकी वजह से कभी कभी कॉन्सेप्चुअली वो डिफिकल्ट नहीं होता, बट थियोरी आपको डिफिकल्ट लगने लगेगी जब आप पढ़ने बैठो, स्पेशली जब आप मॉड्यूल या इसका सैंपल आप पढ़ोगे तब. तो डोंट वरी, सारी चीजें हम कवर करेंगे. ज्यादा क्लासेस हम ज्यादा टाइम लेंगे बट रश नहीं करेंगे समझने में. सो व्हेन एवर यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी जो मैं समझा रही हूँ, वो इमीडिएटली स्टॉप मी एंड आस्क द क्वेश्चंस. ओके, कुछ दिन हो गए हैं, हम लास्ट वीक मींस अर्ली हमारा वीकडे में ही क्लास हो गया, काफी अच्छा गैप हो गया. सो ऐसे चांसेस है कि जो पढ़ा था वो आप भूल जाओगे. प्लस वो काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन सेशन था, तो इतना सीरियसली मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं थी. आपका बस बेस थोड़ा बहुत क्रिएट किया था, इंट्रोड्यूस किया था. तो सारी चीजें आप भूल जाओगे. इसीलिए फिर से मैं कुछ कुछ बैक पॉइंट्स आपसे जानना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ तक पढ़ा. ओके, सो इनफ बच्चों को पता है कि कहाँ तक क्या क्या किया. देन आज हम अब इस चीज की सारी चीजों की डिटेल स्टडी करेंगे. अभी
अगर आप लोगों के पास सैंपल है और अगर आपके सामने मॉड्यूल है तो आपके मॉड्यूल के हिसाब से थोड़ा सा मैं अलग सीक्वेंस रख रही हूँ। आपके मॉड्यूल में पहले ही क्रोमोसोम के बारे में डिटेल दिया हुआ है, मींस उनके नेचर के बारे में। मैंने अब तक आपको बस सिर्फ क्रोमोसोम का इंट्रोडक्शन दिया है, लाइक सिस्टर क्रोमेटिड होता है, इट इज वन ऑफ द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, देन इसमें सेंट्रोमियर है और काइनेटोकोर है। बहुत ही बेसिक एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, बट वहां पे क्रोमोसोम डिटेल्स दिए हुए हैं। तो वो जो डिटेल है ना, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ एंड ऑफ सेल डिविजन पढ़ाने के लिए। रीजन क्या है, आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत सारी चीजें पता हो चुकी होती है, तब क्रोमोसोम को समझना आपके लिए इजी हो जाता है। हालांकि क्रोमोसोम का स्टडी एंड सेल डिविजन स्टडी कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स है, मींस डिफरेंट टॉपिक हो जाते हैं ऑल टुगेदर। सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर कि हम क्रोमोसोम एंड में पढ़े। सो अगर बहुत सारे बच्चे मॉड्यूल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, सो डोंट पैनिक अगर स्टार्टिंग में क्रोमोसोम लिखा हुआ है और मैंने नहीं पढ़ा है, तो टॉपिक सारे कवर होंगे। आई एम जस्ट चेंजिंग लिटिल बिट ऑफ सीक्वेंस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंटरफेस, क्योंकि आपको बेसिक माइटोसिस एंड मियोसिस का डिफरेंस समझ में आ गया था। मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बोला, माइटोसिस जो है ये रेप्लिकेट कर रहा है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए इंक्रीज कर रहा है, प्लस एक डॉटर सेल से हमारे पास कितने बनेंगे, 2 डॉटर सेल्स, और उनका जेनेटिक मटेरियल प्लस साइटोप्लाज्मा मटेरियल इक्वली डिवाइडेड होगा। यस, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगे ना? करेक्ट, मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगे। मैंने कुछ और बोला क्या? अपने मैम डॉटर सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगे। ओके, मैंने उल्टा बोल दिया। ओके ओके ओके, सो यस, आई मेंट कि एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, यानी मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स। और इस टाइम पे क्या हो रहा है, जो जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्मिक कॉन्सेंट्रेशन मदर के पास था, वो एग्जैक्टली वही चीजें डॉटर के पास भी आएंगी। और व्हाट आई सेड, अगर 2 डिफरेंट सेट पर्टिकुलर सेल में प्रेजेंट है, तो उस सिचुएशन को हम दिखाते हैं बाय 2n द सिंबल, एंड इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन। ये लास्ट टाइम हमने देखा था। और मियोसिस क्या करता है, वही रिडक्शन डिवीजन कराता है। इसी रीजन की वजह से माइटोसिस को रेप्लिकेटिव डिवीजन भी बोल सकते हो, एंड वन मोर वर्ड, इक्वेशनल डिवीजन भी बोल सकते हो। हर चीज कंप्लीटली इक्वल है, दैट्स व्हाई। अब मियोसिस के टाइम पे वो चीज रिड्यूस हो रही है। इट मींस कि जिस कॉन्सेंट्रेशन के साथ या डीएनए के सेट के साथ सेल्स का डिवीजन स्टार्ट हुआ था, वहां पे एंड नहीं होगा, वो हाफ में रिड्यूस हो जाएगा। और अगर हाफ में रिड्यूस हो रहा है, इट मींस कि वो क्या कर रहे हैं, अपने डीएनए को मींस रिड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो गया। इस कंडीशन को हम बोलेंगे हैप्लॉइड कंडीशन। और हैप्लॉइड क्या होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। दैट्स व्हाई मियोसिस सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड गोनाड्स में ही होता है। गोनाड्स इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और गोनाड्स में बनते हैं गैमीट। दिस इज द ओनली डिफरेंस। यस मैम, 4n रहेगा ना इसका, जो हैप्लॉइड का। हाँ, हैप्लॉइड का क्या 4n रहेगा ना फिर? 4n कैसे रहेगा, मैं आपको वही सीक्वेंस बता देती हूँ डायग्रामेटिकली। सपोज स्टार्टिंग पॉइंट जैसे माइटोसिस का था, इनका भी वही होगा, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बन गए। अब प्रॉब्लम क्या आता है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट फेज है, मियोसिस जो होता है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मियोसिस 1 एंड 2। ये जो सेट है, शुरुआत 2n से होती है, एंड उसके बाद ये रिड्यूस हो जाते हैं, ये हाफ एंड हाफ में स्प्लिट होते हैं। इनमें कोई प्रिपरेशन या तैयारी नहीं होती कि सब कुछ डबल कर दो। इनके पास जो है, वो बोलेंगे कि हम अपने आप को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो 2n का n डिविजन। ये कंडीशन हो गई हैप्लॉइड। और नेक्स्ट में क्या होता है, क्योंकि इसका आउटकम डिफरेंट है, नेक्स्ट में क्या होगा, अगेन दिस वन सेल यानी हैप्लॉइड सेल अपनी कॉपी बनाएगा, यानी अपने कॉन्सेंट्रेशंस को डबल करेगा। तो ये n+n सिचुएशन होती है। 2n नहीं हो सकती। 2n कब होगा, जब 2 डिफरेंट इंडिविजुअल के सेट मिक्स होते हैं, दैट विल बी द 2n। यहाँ पे एक ही सेट को डबल कर रहे हैं, यानी 2c, कॉन्सेंट्रेशन को 2 कर मींस कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल अगर 2 रखो तो यानी डीएनए का अमाउंट टोटल एग्जैक्ट कॉपी जो है वो डबल हो रहा है।
हाफ सेट का डबलिंग हो रहा है, यानी हाफ सेट का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे भी जो इंटरमीडिएट कंडीशन होती है वो 2C होती है, बट 2N नहीं होती। बिकॉज यू कैन थिंक, यू कैन आस्क कि अगर ये डबल कर रहा है तो टेक्निकली तो वो 2N ही हो गया ना, और टेक्निकली 2N हो गया तो हो सकता है हेप्लॉइड होके फिर डिप्लॉइड हो रहा है, फिर हेप्लॉइड हो रहा है। यू कैन थिंक लाइक दैट, बट द प्रॉब्लम इज टेक्निकलिटी प्लस कंफ्यूजन को हम दूर रखने के लिए यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं हेप्लॉइड जेनेटिक मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन डबल, तो हम उसको 2C की तरह डिनोट करते हैं। एंड देन फिर उनका माइटोसिस जैसे था वो वाला प्रोसेस पूरा का पूरा होगा। सो जो मियोसिस 2 है ना, दैट इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ माइटोसिस, ये होता है। तो जैसे माइटोसिस में प्रिपरेशन हो रहा है, पूरा सिंथेसिस हो रहा है, हर चीज की डबलिंग हो रही है प्रॉपरली, अभी आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे कि क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं, एग्जैक्टली वही मियोसिस के सेकेंड फेज में हो रहा है। बट फर्स्ट फेज में थोड़ा सा डिफरेंस ये आ रहा है कि उनको डिवाइड होना है हाफ में, डबल होने से पहले डिवाइड होना है हाफ में। और माइटोसिस में क्या था, कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है नो डाउट, बट उसके बाद डिवाइड हो रहे हैं इक्वल हाफ्स में। ओके, सो 2N कभी चेंज ही नहीं होता, जो मदर का कॉन्सेंट्रेशन वही डॉटर का। यहाँ पे इंटरमीडिएट जो डॉटर सेल्स हैं इनका हेप्लॉइड कंडीशन। सो दैट्स व्हाट डिप्लॉइड एंड हेप्लॉइड मींस, दैट इज द रीजन। ये बात समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया? इसीलिए माइटोसिस एंड मियोसिस का आउटकम अलग है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि माइटोसिस में कितने डॉटर सेल्स बनते हैं पर सेल, सो इट विल बी 2। मियोसिस में पर सेल कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, तो 4। सो द रिजल्ट इज 4। तो यानी अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, गोनाड्स है, एक जर्म सेल फ्यूचर में अगर मैच्योर होता है तो 4 गैमेट्स बनाएगा। बट इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, फ्यूचर में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो वो ट्विस्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट मुझे याद जरूर दिलाना कि मैंने ट्विस्ट के बारे में कहा था। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ, मतलब एक में डायरेक्टली 2N लिखा है और दूसरे में बस उसे स्प्लिट करते हैं, बस तो ये फर्क है। करेक्ट, यही हो रहा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं है कोई भी चीज। मैम यस, तो मतलब सेकंड पार्ट में डिप्लॉयड ही हो रहा है ना, डिवीजन मतलब डिप्लॉयड सेल्स फॉर्म हो रहे हैं ना? वही मैं आपको कन्वे करी थी, वो डिप्लॉयड सेल्स नहीं हुए, उनका कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया। हम डिप्लॉयड तब बोलते हैं, मींस लिविंग एनिमल्स या एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में, जब 2 डिफरेंट इंडिविजुअल के जेनेटिक्स आपस में कंबाइंड होते हैं। तो यानी 2 डिफरेंट सेट आपस में कंबाइंड हो रहे हैं। इसको मैथमेटिक्स से मत जोड़ना, मींस मैथमेटिक्स के सिंबल से मत जोड़ना। 2N मींस ट्वाइस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, वो नहीं है। यहाँ पे ये है, काउंट ऑफ क्रोमोसोम इज गोइंग टू बी सेम, बट हाफ जो है वो मदर से आ रहा है, हाफ जो है वो फादर से आ रहा है। एंड हाफ अलग अलग आने की वजह से मदर का सेट अलग है, फादर का सेट अलग है, दे बोथ आर डिफरेंट इंडिविजुअल, तब जाके वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में 2N का सेट बन रहा है, एंड उसे हम डिप्लॉयड कह रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ही हेप्लॉयड हो गए, इट मींस वो सेट जो थे वो डिवाइड हो गए। अब वो सेट डिवाइड हो गए तो उन डिवाइडेड सेट का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं, डीएनए कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं, यानी सेम सेट की कॉपी फिर से बना रहे हैं। तो उसको हम 2N बोल ही नहीं सकते ना, टेक्निकल टर्म 2N नहीं डाल सकते, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसा अपीयर होगा कि डिप्लॉयड हेप्लॉयड का क्रिस क्रॉस वर्जन चल रहा है, मींस ऑल्टरनेट डिप्लॉयड हेप्लॉयड चल रहा है, जो कि नहीं है, एक्चुअली नहीं होता है। सो इसलिए मैंने वहां पे 2C लिख दिया कि C मींस कॉन्सेंट्रेशन, तो जेनेटिक कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ, और उसके बाद में जैसे माइटोसिस में डबल होके कॉपी होते हैं, वही कॉपी अलग अलग मींस जो है कंप्लीटली डिवाइड हो गए। वो डिवाइड हो गए तो उनके पास जैसे जो N यहाँ पे थे वही N यहाँ पे रहेंगे, ये प्रोसेस है। बात समझ में? देन वन मोर क्वेश्चन आप लोग ढूंढ के लाओ, तो स्पेशली हु आर क्यूरियस इन बायोलॉजी, ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने क्या बोला, मियोसिस है रिडक्शन डिविजन, रिडक्शन तो पहले ही स्टेप में हो गया, तो ये फालतू का एक्स्ट्रा स्टेप क्यों होता है ना? ये 2N से यहीं पे आसानी से डिवाइड हो गई है तो NN बन गए, तो यही आगे कंटिन्यू क्यों नहीं करते, एज अ गमीट और पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? ये फालतू का फिर से कॉन्सेंट्रेशन डबल करके माइटोसिस करने की क्या जरूरत है और 4 आउटकम निकालने की क्या जरूरत है? तो ऐसा क्यों होता है, ये बात आपको पता करके लानी। इफ यू कैन फाइंड, आई हैव द आंसर, बट आई वांट एवरीवन टू डू लिटिल बिट ऑफ होमवर्क एंड थोड़ी मेहनत कर लो। अगर आपको आंसर मिलता है इट्स वेरी गुड, नहीं मिलता है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आंसर करूंगी। ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाई meiosis
meiotic division actually has 4 daughter cells. हम इसका आंसर तो वही था ना, स्टेप बाय स्टेप। Sorry, क्या था आंसर? ये जो आपने डिवीजन बताया था मैम, यही तो है। Okay, so can you please repeat? मैम मीन्स एक जगह पे मतलब जब 2n होते हैं तो वो पहले तो फर्स्ट इनिशियली वो स्प्लिट होते हैं, हाँ, बाद में वो क्या होता है, वो जो सिंगल सेल रहते हैं उसमें से उन दोनों सेल के अंदर भी दोबारा डुप्लीकेशन होगा, ताकि मतलब वो प्रॉपर मिक्स हो, तो फिर इसीलिए तो फिर ये दो अलग और बन गए, 4 हो गए। okay, good. Actually आप काफी क्लोज हो, but still try to find out the question का आंसर, means everyone, सभी लोग मेहनत करेंगे and it is a nice question. Okay, so इससे क्या होगा, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आएगी, टॉपिक को और बेटर समझोगे आप। यहाँ तक समझ में आया, बट मेन बेसिक्स मियोसिस माइटोसिस के। Shall I change Yes, ma'am. slide? यस मैम। Okay. ओके, सो शुरुआत हमें करनी है इंटरफेस से। इंटरफेस हमारा पहला फेस है, इंटरफेस से शुरुआत करनी है। इंटरफेस में 3 इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, जैसा कि लास्ट टाइम ही कहा था। फर्स्ट इज गोइंग टू बी द G1 यानी ग्रोथ 1, ग्रोथ का फर्स्ट फेज दैट इज G1। अब G1 फेज में क्या हो रहा है, मैंने सुपरफिशियल आपको बताया था, इनके इंडिविजुअल फंक्शन सब बता देती हूँ। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो गया है, क्योंकि आपका क्लास में मींस आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है और फाउंडेशन में एंट्रेंस के हिसाब से थोड़े पॉइंट्स डाले हैं, तो टॉपिक इजी करने के चक्कर में ना आपके मॉड्यूल में गलती हो गई है। गलती ये हुई है, G1 एंड G2 के फंक्शंस जो है वो थोड़े से मींस उनका जो मेन वर्क है या प्रोसेसेस है थोड़े से इंटरचेंज हुए हैं, या जो कन्वे करना चाहते हैं वो गलत कन्वे हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, कभी ऑफलाइन या डाउट सेशन हमारा होगा ना, सो ट्राई करना आप लोग आपके नियरेस्ट लोकेशन पे पहुंचने का, देन आई विल एक्सप्लेन, जितने भी 10th के बच्चे आएंगे आई विल एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली क्या है। पर्सनली मैं बेटर बता पाऊंगी, बट स्टिल आई ट्राई कि मैं यहाँ पे आपको फंक्शन बता सकूं, बाद में आप कंपेयर करो मॉड्यूल से। ग्रोथ 1 में क्या हो रहा है, इट इज वन ऑफ द प्रिपरेटरी फेज। यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है, किस चीज की प्रिपरेशन होगी, आगे क्या होगा, डिविजन। अब डिविजन होगा तो हर चीज का एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए ना, तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म का रेट कंप्लीटली हाई हो चुका है, एस्केलेट कर चुका है। मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या है, चीजों का कंस्ट्रक्शन और उनका डिस्ट्रक्शन, यानी सारे रॉ मटेरियल्स चाहिए आपको। रॉ मटेरियल्स किस फॉर्म में, चाहे वो एंजाइम हो, प्रोटीन्स हो, तो प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, प्लस ऑर्गेनल्स, वो भी तो डबल होने, क्योंकि हाफ एंड हाफ डिवाइड होगा तो साइटोप्लाज्मा भी तो डिवाइड होता है, तो ऑर्गेनल्स भी बढ़ जाते हैं, तो उनका भी इनफ नंबर होना जरूरी है। सो ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन होगा, ये सारी चीजें होंगी। ये बेसिक काम है, प्रिपरेशन हो रहा है, मेजर आपको ध्यान देना है प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स पे। ये सारी चीजें हो रही है ग्रोथ 1 में, यानी इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिपरेशन। कोई चीज शुरुआत करने से पहले जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो, सेम थिंग। रिजल्ट अभी आया नहीं है। सेकेंड फेज जो है दैट इज गोइंग टू बी द सिंथेसिस फेज या एस फेज। सिंथेसिस का सीधा सीधा मीनिंग है जेनेटिक मटेरियल का सिंथेसिस, यानी वो सारी तैयारियां जो जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करने में लगेंगी, वो सारे एंजाइम्स, प्रोटीन्स प्लस खुद जेनेटिक मटेरियल की डबलिंग होगी। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और आरएनए, जिनमें आरएनए होगा उनमें आरएनए है, सो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए प्लस डीएनए इन जनरल जो चार्ज है दैट इज द नेगेटिवली चार्ज। ये मैंने बताया आपको लास्ट टाइम, डीएनए इज नेगेटिव चार्ज्ड। ऐसा क्यों, क्योंकि डीएनए ऑलरेडी इन मॉलिक्यूल है और डीएनए में ग्रुप होता है फॉस्फेट ग्रुप, PO4 माइनस तो सुना ही होगा ना सबने, फॉस्फेट आयन। हाँ, तो यही आयन की लिंक्स होती हैं, मींस इसी ग्रुप का, फॉस्फेट ग्रुप का लिंक्स होता है आपके डीएनए के स्ट्रैंड्स में। वो जो इस तरीके से हम स्ट्रैंड्स देखते हैं ना, तो ये जो इसके जो स्ट्रैंड्स हैं, ये जो बैकबोन बोलते हैं हम डीएनए के, ये लिंकिंग इसलिए हो पाती है क्योंकि शुगर्स के बीच में लिंकिंग बनानी बहुत जरूरी होती है, तो वो शुगर के बीच का लिंक ये बनाता है, और इसकी वजह से सॉरी मैम बट शुगर तो नॉन कंडक्टर है, फिर कहाँ से? करेक्ट, एक मिनट। कंडक्टर यहाँ पे कंडक्टिंग क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है मतलब चार्ज नहीं क्योंकि लेता।
राइट, डाल क्योंकि देता इनके बीच में फॉस्फेट ये जो ग्रुप है ना, ये पर्टिकुलर चीज का लिंक होता है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन हमेशा खाली रह जाता है। तो ओवरऑल ये आयन जो है इसकी बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे बीच बीच में, इन स्ट्रैंड्स के ऊपर बॉन्डिंग हो रही है, और वो बॉन्डिंग की वजह से ओवरऑल एज अ मॉलिक्यूल इसका चार्ज जो है वो नेगेटिव है। अब डीएनए भले ही जेनेटिक मटेरियल है, सारी इंफॉर्मेशन है तो बेचारा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होते, वो रिएक्ट कर जाएंगे। उनको मॉलिक्यूल क्या अचीव करते हैं? स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा रिएक्शन, और जैसे ही एंड में स्टेबल हो गए तो वो इनर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो वैसे ही डीएनए भी ढूंढता है, इसीलिए उसको बाइंडिंग करना बहुत जरूरी है। तो बाइंडिंग के लिए क्या लगेगा? पॉजिटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए प्रोटीन सिंथेसिस, दैट प्रोटीन इज हिस्टोन प्रोटीन। तो क्या क्या बनेगा सिंथेसिस फेज में? पहली चीज डीएनए, और अगर जरूरत से ज्यादा डीएनए है तो उतना ही उसको पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। मैम। यस। मैम अगर कोई आदमी में ज्यादा डीएनए बन जाए हाँ, तो उसे बीमारी होगी क्या? क्या क्या ज्यादा डीएनए हो जाए तो हाँ बीमारी होगी उसे या नहीं होगी? हाँ होती है। अभी हम जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बेसिक है आपका। आप डीएनए सिंथेसिस, सेल के एक्शंस पढ़ लो। इसके बाद हम मॉलिक्यूल लेवल पे ये डीएनए नेगेटिव चार्ज क्यों है, मैं मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल आपके लिए ब्रेक करूंगी। तब तब आपको बेटर समझ में आएगा कि डीएनए क्या है। प्लस डीएनए में कोड्स होते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स में कोड्स है, वैसे ही हमारे डीएनए में ऑलरेडी कोड्स हैं जिनको डिकोड किया जाता है और उसी से प्रोटीन बनता है। वो जेनेटिक एंड इवोल्यूशन में जब आप पढ़ोगे ना, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी पढ़ने हैं, क्योंकि अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर हो रहा है तो गलतियां भी हो सकती है। तो अगर गलतियां हो रही हैं, जो पैदाइशी जिनको बीमारियां होती है, इट मींस मे बी रेप्लिकेशन के टाइम पे, कॉपी के टाइम पे, या तो इंटरफेस में, या तो माइटोसिस में और मियोसिस में कोई ना कोई शायद एरर हो गया, गलती हो गई, इसीलिए नंबर ऑफ डीएनए या कम हो गए या ज्यादा हो गए। कम हुआ तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम। तो क्या क्या डिसऑर्डर्स है वो हम नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ओके, दैट वन मैम इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपके क्वेश्चंस, आपके क्यूरियोसिटी सॉल्व होगी तब। यस मैम, द कोड्स मीन्स कौन सा? हमें जो जल्दी हम कोडिंग में कोड्स को यूज करते हैं वैसे ही कोड्स होते हैं या अलग? मीन्स आई जस्ट गिव द सेट एग्जांपल, इंस्ट्रक्शन क्योंकि रहता कोडिंग, है। जैसे कंप्यूटर साइंस की कोडिंग आप लोग को इंटरेस्टिंग लगती होगी, मेनी ऑफ यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस होगी। तो जैसे कोई भी प्रोग्राम को बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आप क्या करते हैं? आप यूनिक कोड बनाते हैं, राइट? सम स्क्रिप्ट होता है, कुछ स्क्रिप्टिंग होती है ना। तो वो स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? वो यूनिक इन्फॉर्मेशन होती है जो हर सॉफ्टवेयर के लिए, हर प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग होती है। सिमिलरली हमारे बॉडी में भी, डीएनए में भी स्क्रिप्टिंग है। यानी क्या है वो मैं बता देती हूँ। ये जो लाइंस देखते हो आप, हॉरिजॉन्टल लाइंस बने होते हैं स्ट्रैंड्स के बीच में, ये लाइंस और कुछ नहीं है, दे आर द सीरीज ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। और वो नाइट्रोजन बेसिस जो है वो हमारे कोड्स होते हैं। प्यूरिन पिरिमिडिन करके है, वही अगेन नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिटेल पता चलेगा। तो वो जो नाइट्रोजन बेसिस है ना, उनका 3 सेट का, ट्रिपलेट सेट का कोड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल देर इज वन मे बी साइटोसिन, ठीक है, यूरासिल एंड थाइमिन, ये सपोज ये कोड है। तो ये 3 का कॉम्बिनेशन जो है ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के लिए है। अगेन ऐसे कोड्स हैं और 3-3 के सेट में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। एंड इन्हीं का कुछ सीक्वेंस, यानी ये कोड्स का कुछ सीक्वेंस या छोटा फ्रेगमेंट जो है वो जीन कहलाता है। वही जीन में कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के कुछ बनाएंगे, और वो जो बनाते हैं वो क्या होता है? दैट इज नथिंग बट द प्रोटीन ओनली। आपकी बॉडी में विदाउट प्रोटीन कुछ नहीं होगा, आप भी नहीं रहोगे। आपके सेल स्ट्रक्चर के लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड है, बॉडी में एक्शंस के लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड है, डाइजेशन होना है तो प्रोटीन चाहिए क्योंकि एंजाइम्स है, कोई बॉडी के एक्शंस करने हैं तो प्रोटीन चाहिए क्योंकि हॉर्मोन्स है। सो ये सारी जो चीजें हो रही हैं, एवरीथिंग इज प्रोटीन बेस्ड। सो दैट्स व्हाई वो जो कोड्स हैं उनमें और कुछ नहीं, प्रोटीन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दैट इज द पॉइंट। बात समझ में आई? यस मैम, बट एक जैसे इसमें पूछना था, जैसे कंप्यूटर में रहता है कि मतलब 2 वायर्स जो है वो एक्चुअली चार्जेस से कम्युनिकेट करते हैं। तो वैसे ही क्या मतलब कोई हर एक एलिमेंट करता है, तो सेम डीएनए में भी कि मतलब वो चार्जेस से कम्युनिकेट करते हैं, तो इसलिए वो नेगेटिव चार्ज है क्या?
नहीं, चार्जेस वो उनका स्ट्रक्चर है, इसीलिए वो नेगेटिव चार्ज है। वो उससे उससे उनकी कम्युनिकेशन या उनकी वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं होता। मतलब ये जैसे अभी एक आपने बताया कि ये यूनिट एक कैरेक्टर के आ गए यहाँ पे जीन हाँ पे, तो वैसे ही और दूसरे मतलब अगर ये कैरेक्टर लाने का मैं सोचूं तो वो हाँ। वैसे वैसे मतलब आएगा कि इसमें, तो उसके लिए मैं बता रहा था कि मतलब ऐसा हो सकता है कि नहीं, वैसा पॉसिबल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। मींस मैंने तो अभी तक कोई ऐसा केस नहीं पढ़ा है, कुछ मिलेगा नहीं तो मैं मैम, जरूर बताऊंगी मतलब ऐसा होता है, मैं ये जस्ट पूछ रहा हूँ मतलब कि पॉसिबल है। चार्जेस अप्लाई होते हैं फॉर एनी कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ हाँ नो हाँ नो, ऐसा नहीं होता। चार्जेस जो है वो देखो अभी क्या है कॉन्सेप्ट, डीएनए को ना आप एज अ मॉलिक्यूल नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी में है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, तो हम डीएनए को लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर कर रहे हैं, बट डीएनए एक मॉलिक्यूल है। वो मॉलिक्यूल के रिएक्शंस की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं, जिनमें नहीं है वो नॉन लिविंग है, बात सीधी सी है। अब जो लिविंग है मींस डीएनए एज अ मॉलिक्यूल है तो एक केमिकल एंटिटी, और वो जो केमिकल एंटिटी है, हर केमिकल एंटिटी का कोई ना कोई चार्ज होता है, बस वही सिंपल बात है। उस चार्ज से कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है उनका, मॉलिक्यूल ही ऐसा बना हुआ है कि उनका फाइनली क्या बोलते हैं कि ओवरऑल चार्ज जो बनता है वो नेगेटिव बनता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट आयन, वो उसमें प्रेजेंट होता है इसलिए। और उसी फॉस्फेट आयन से बाइंड करता है एक प्रोटीन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, ताकि ओवरऑल डीएनए को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टेबलाइज कर सके। तो दैट मैम इज कभी हमें वाटर लगता है क्या मतलब इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए आयन को पानी से? देखो बच्चे, पानी तो बहुत जरूरी है, आपकी पूरी बॉडी 70% वाटर है, राइट? आपका आपकी बॉडी के मेजोरिटी ऑफ द ग्लैंड से जो भी सिक्रीशंस हैं लाइक स्वेट, ठीक है, और मे बी यू एक्सक्रीट आउट लाइक यूरिनेशन, सलाइवेशन, स्वेटिंग हो गए। आपकी बॉडी के अंदर इंटेस्टिनल जूस, पेनक्रिएटिक जूस जो एंजाइमेटिक जूस होता है, देन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो सब छोड़ दो, आपका ब्लड, लिम्फेटिक सिस्टम, एवरीथिंग इज फ्लूइड बेस्ड, सब फ्लूइड नेचर के हैं। इट मींस कि किसी भी चीज को मूव करवाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट की वजह से वाटर के पास इतनी अच्छी पोलैरिटी है कि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, उसमें मिक्सअप हो जाते हैं, और कोई भी चीज उसमें मिक्स हो गया तो वाटर फ्लूइड नेचर का होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। जरूरी नहीं कि वो वाटर भी जाए उसके साथ सेल के अंदर, बट पहुंचाने का काम बहुत अच्छा करता है वाटर। दैट्स व्हाई मेजॉरिटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सिक्रीशंस के लिए जो मीडियम आपकी बॉडी इस्तेमाल करती है, दैट इज गोइंग टू बी इन द एक्वस मीडियम या फ्लूइड नेचर की वजह से। अंडरस्टूड? यस ओके, यस भाव्या। मैम तो जो मतलब ये होता है वाटर सॉरी डीएनए, तो उसका जो मैसेजेस उसके अंदर स्टोर्ड होते हैं, तो उसका ट्रांसपोर्ट के लिए भी क्या मतलब ये इलेक्ट्रॉन पल्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं या वो किसी और चीज के थ्रू ट्रांसफर होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डीएनए, मतलब मैसेजेस स्टोर्ड इन डीएनए which are to be carried out. ये ना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मींस इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। आपकी बॉडी में एक मॉलिक्यूल को सिर्फ बनाने के लिए बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वी डोंट इवन नो कि हमारे पास ओवरऑल एनर्जी कितनी है। वी आर समेशन ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जीज, हमें पता भी नहीं है। और ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल के अंदर अपना एलिमेंटल काइनेटिक एनर्जी है, ये तो आपको पता ही है। ये सारी एनर्जीज इस्तेमाल होती है कोई चीज एक या तो कंस्ट्रक्ट, एक छोटी सी चीज कंस्ट्रक्ट करने के लिए, डिस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये जो ओवरऑल आप पूछ रहे हो कि मींस एज अ मॉलिक्यूल उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंपल्स की रिक्वायरमेंट है कि कोई और मीडियम, सो सबका कॉम्बिनेशन है। मींस योर लाइफ इज मेड अप ऑफ, बिकॉज देयर इज केमिस्ट्री एंड देयर इज फिजिक्स, ठीक है, तभी बायोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है। ये सीधा सीधा रास्ता है। बिकॉज आपकी बॉडीज में टिश्यूज लेवल में क्या होता है, मैं केमिस्ट्री के एग्जांपल्स दूंगी। ऑस्मोसिस सबने सुना है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन सुना है सबने, Yes, ma'am. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, Yes, ma'am. एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूवमेंट होता है और कभी कभी अगेंस्ट भी मूवमेंट होता है। सोडियम पोटेशियम पंप, ये सारी चीजें। मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। वो इंटरैक्ट कर रहे हैं तब जाके कोई काम बन रहा है। लाइफ इज सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की n नंबर ऑफ सीरीज हो रही हैं, तब जाके there is something which is called as life.
और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स हुआ। ये पॉइंट पता है कहाँ पढ़ना होता है? जब मैं आपको इवोल्यूशन पढ़ाऊंगी देन आई हैव टू टेल यू कि एग्जैक्टली कौन से एरा में क्या बना, कैसी सारी चीजें डेवलप हुई। बस ये बेस है जो आपको समझना है सेल डिवीजन क्या होता है, ताकि जब आप एडेप्टेशन समझोगे, जब आप जेनेटिक्स समझोगे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ ट्रांसफर हो रहा है, जब ये फंडे आप समझोगे, तब आप ये चीज आपके लिए इजी हो जाएगा एक्सेप्ट करना कि ओके सेल डिवाइड्स, सेल ग्रो होता है, जीन्स ग्रो होती है या पास ऑन होती है। ये डिवीजन के कॉन्सेप्ट पे ही आप समझ पाओगे। यस सर्वेश। मैम ये डीएनए सच में कोई एसिड है कि इसका नाम है सिर्फ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड? हाँ, तो जो एसिडिटी होती है ना मोस्टली कब होती है? अगर ओवरऑल पीएच कम हो या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड कंपोनेंट्स हो तो, राइट? एम आई राइट? यही होता है ना इन जनरल? यस मैम। तो इसीलिए इसका नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। और डीऑक्सीराइबो से मीनिंग है राइबोज शुगर, एक पेंटोज शुगर बेस एलिमेंट होते हैं, मींस अटैचमेंट कैसा होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर, ठीक है। और ये एक पोजीशन होता है जहां पे नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, यही बेसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो ये एक नाइट्रोजन बेस है। इसके सामने दूसरा होगा, वो एक बेस होगा, उनके बीच में एच बॉन्डिंग होगी। देन आपको काउंट कैसे करना होता है? कार्बन 1 2 3 4 एंड देयर इज वन मोर कार्बन जो यहाँ पे 5, ठीक है। तो ये जो एक पोजीशन है, सेकंड पोजीशन, यहाँ पे डीऑक्सी यानी जो अल्कोहल ग्रुप है उसका ऑक्सी ग्रुप जो होता है यानी अल्कोहल ग्रुप, वो रिड्यूस हो चुका है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। और इनके बीच में यानी इसके बाद अगेन एक और ऐसा सीक्वेंस होगा डीएनए का, पेंटोज शुगर, दिस इज नाइट्रोजन बेस एंड देयर इज फिफ्थ ग्रुप पे कार्बन। अब क्या है, जो थर्ड ग्रुप होता है 1 2 3, थर्ड ग्रुप एंड नेक्स्ट वाले राइबो शुगर का जो फिफ्थ ग्रुप होता है, इनके बीच में होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यानी PO4 माइनस का एंट्रेंस। ये सारी चीजें होती है और इसका लंबा चेन चलता रहता है। सो दैट इज द मॉलिक्यूल, ये आपका मॉलिक्यूल है, इसमें ये ओवरऑल ये चेन चलता आ रहा है। क्योंकि इसका ओवरऑल चार्ज नेगेटिव है, दैट्स व्हाई इसके नोमेनक्लेचर में एसिड वर्ड यूज किया। बस इतना ही रीजन है इसका। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, एंड दिस विल बी द सीक्वेंस। तो ये जो स्ट्रैंड है ना, इसको जूम करोगे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर लेवल पे तो ऐसा दिखेगा, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रैंड। और ये नाइट्रोजन बेस, देन अगेन यहाँ पे भी है राइबोज शुगर एंड ये इसको ऑपोजिट कर दो, मींस मैंने गलत स्ट्रक्चर बनाया, आपको ऑपोजिट करना है यानी अपराइट पोजीशन में करना है। सो दैट इज द पोजीशन, इस तरीके से, तब जाके ये यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होगा और इनके बीच में अटैचमेंट होती है एच बॉन्डिंग, और यही अटैचमेंट ऐसे चलती रहेगी। और इस बॉन्ड में इस तरीके से डायगोनल अटैचमेंट की वजह से इनका पूरा स्ट्रक्चर हेलिकल टाइप हो जाता है। तो ये क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड? ये देख रहे हो आप, ये इस तरीके से बेंड हो रहा है। मैम मींस एक तरह से लैडर हो बीच में गया, ये, सॉरी, एक तरह से लैडर हो गया जिससे घुमा दिया। करेक्ट, लैडर लाइक स्ट्रक्चर। और क्योंकि थोड़ा सा डायगोनल इनका जॉइनिंग है, तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से हेलिकल लाइक होता है, दैट इज द रीजन। ये इसके पीछे का बेसिक रीजन। ओके, सो ये सारी चीजें मैंने ये पूरी कहानी क्यों बताई? आपको ये बताने के लिए कि एस फेज का मेन वर्क क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी जितने भी डीएनए प्रेजेंट हैं वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाएंगे, एग्जैक्ट कॉपी, कोई गड़बड़ नहीं, और उनको बाइंड करने के लिए उतने ही रिक्वायर्ड हिस्टोन प्रोटीन। देन ग्रोथ टू। यस भाव्या। मैम जो डीएनए ऐसे ट्विस्टेड होता है उसका मेन रीजन यही है ना कि ज्यादा डीएनए एकोमोडेट कर ले न्यूक्लियस के अंदर? राइट राइट, ज्यादा डीएनए नहीं, टोटल डीएनए का जो लेंथ होता है समवेयर अराउंड 2 मीटर, एंड क्योंकि उसका लेंथ बहुत ज्यादा है, प्लस टोटल कितने क्रोमोसोम्स है हमारे पास? 23 पेयर। तो इतने सारे डीएनए को कॉम्पैक्ट करके आपको एक सेल न्यूक्लियस के अंदर रखना है, सेल में भी नहीं, न्यूक्लियस के अंदर। तो इतने छोटे जगह पे यानी एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टिंग एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए क्रोमोसोम एज अ स्ट्रक्चर वो अपीयर मींस अचीव करते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, अचीव करेंगे तो थोड़े स्पेस में आ जाएंगे। इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन वहां पे पैकिंग का भी काम करवाता है, न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ पैकिंग भी। हम एस्पेस जो रहता है उसमें मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन रहते हैं ना डीएनए के पास कि अगर उसे आगे कंटिन्यू करना है या नहीं।
करेक्ट, वो मैं बताती हूँ। एक बार मैं ग्रोथ 2 कंप्लीट कर लूँ तो एक सीक्वेंस आपको इंटरफेस नॉर्मली क्या होता है वो पता चल जाएगा, फिर मैं कोई ट्विस्टिंग फैक्टर है तो मैं एंड में बताती हूँ। अभी जो ग्रोथ 2 है, अभी ग्रोथ आपका क्या हो गया, दो इंतजाम करने थे सेल को, रॉ मटेरियल बनाना था, ऑर्गेनल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, जो भी जरूरत थी प्रोटीन्स की वो बना दिया, देन डीएनए डबल कर दिया। अब ये दोनों चीजें डबल कर दी तो अब कहाँ प्रोसीड करना है, अब डिवीजन प्रोसेस की तरफ प्रोसीड करना है। तो जो डिवीजन प्रोसेस है ना, इसमें बहुत एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। कोई चीज का फिजन होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, फ्यूजन होता है तो कंपैरेटिवली कम एनर्जी लगती है। तो अगर फ्यूजन करना है तो यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन, तो इसीलिए बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया बनने लग जाएगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, मेन एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करता है, तो उतना तो उसका बैकअप होना ही पड़ेगा। प्लस कुछ और ट्यूबुलिन प्रोटीन बेस्ड कुछ सब्सटेंस बनेंगे, दैट इज सेंट्रियोल, ये भी वर्ड आपने सुना है सेल में। देन स्पिंडल फाइबर, क्योंकि ये वो प्रोटीन थ्रेड के स्ट्रक्चर्स हैं जो फ्यूचर में इन्हीं डीएनए को यानी क्रोमोसोम्स को खींचेंगे, दो अलग अलग पोल में वो खींचेंगे। सो ये आपका टोटल इंटरफेस, ठीक है। ये बहुत ही लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चलते हैं, सारी प्रिपरेशन होती है, फ्यूचर क्या होगा वो पूरा डिसाइड होता है इंटरफेस में। नाउ अब जो शुभम ने पॉइंट आउट किया वो मैं आपको बताती हूँ। अब ऐसा है कि हर सेल जरूरी नहीं कि डिवाइड, कुछ सेल ग्रोथ होने के बाद ऐसा डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है, अब यहाँ से कहीं और जाना है, यानी हमें अपना जो दिया हुआ काम है वो करना है, डिवीजन अब हमारे बस की नहीं है, तो वो अपने आप को इस सेल साइकिल से बाहर भेज देता है। यानी ग्रोथ 1 के बाद जरूरी नहीं कि वो आगे सिंथेसिस या ग्रोथ 2 करे, वो G1 से बाहर भेज देगा और अपने आप को सेल साइकिल से बाहर निकाल देगा। अगर सेल साइकिल से बाहर निकाल रहा है इट मींस G0, देयर इज नो ग्रोथ फेज, तो इसको हम बोलते हैं स्टॉप फेज, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। देन क्विसेंट फेज या फिर नो ग्रोथ फेज। सिंपली यहां पे क्या होगा, सेल डिवीजन नहीं करेगा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। उसका दिया हुआ जो गिवन वर्क है, जैसे नर्व सेल्स है उनका काम है कंडक्शन, तो कंडक्शन कर रहे चुपचाप। आरबीसी से उनका काम है कैरी करना, तो कैरी कर रहे। कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट वैसे ही फॉर्म में, स्पेशली तो प्लांट सेल्स में ऐसा होता है परमानेंट टिश्यूज, तो जैसे पेरेन्काइमा है, कॉलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा, इन सेल का काम है भाई अपना अपना काम करना, वो नहीं ध्यान दे रहे, वो अब डिवीजन पे ध्यान नहीं दे रहे, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, डिवीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ने ले ली। सो दैट इज व्हाट G0 इज। अंडरस्टूड एवरीवन एग्जैक्टली क्या हो रहा है? ये इंटरफेस का पार्ट नहीं है, इंटरफेस ये पूरा कंटिन्यूटी में, ये इंटरफेस से बाहर चला जाएगा तब G0 हो जाएगा। ओके, यहां तक सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, shall I change the slide? यस मैम। ओके, अब इंटरफेस हो गया, तैयारी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, बैकअप में एनर्जी स्टोर हो चुका है। यस, लास्ट में वो G0 के लिए क्या देगा, स्टॉप फेज और ओके, नो ग्रोथ फेज। यस सर, ठीक है, ओके, हो गया। ओके, नाउ अब इतनी सारी प्रिपरेशंस जो हो गई, इन सारी प्रिपरेशंस के बाद अब काम क्या रह गया, बस डिवीजन। तो डिवीजन के लिए अब दूसरा फेज था M फेज, वो M कुछ नहीं है, माइटोसिस ही है। माइटोटिक डिवीजन यानी अब चीजों को दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। नाउ माइटोटिक डिवीजन जो है वो फर्दर मल्टीपल फेजेस में डिवाइडेड है, बट माइटोसिस में दो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है, दो इंपॉर्टेंट डिविजन्स होने वाले हैं। पहला है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवीजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। आपके सेल्स के नाम भी इसी के ऊपर बने हुए हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर या नेचर कैसा है, यानी न्यूक्लियर डिवीजन। साइटोकाइनेसिस, यस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्मा, साइटो मीन साइटोप्लाज्मा और रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द सेल, तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन।
ये चीजें हो रही है माइटोसिस में। और जो आपको फर्दर फेजेस बताने हैं, यानी माइटोसिस के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फेजेस थे, जो लास्ट टाइम हमने सिर्फ सुपरफिशियली देखा था, तो वो जो फेजेस हैं वो कंप्लीटली डिपेंड करते हैं कैरियोकाइनेसिस के स्टेप पे। यानी वो जो फेज आप देखते हो वो एक्चुअली न्यूक्लियर डिवीजन के फेजेस हैं। तो उसमें मेजर 4 टाइप्स है। फर्स्ट इज प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, एंड एंड में हो रहा है इसीलिए टीलोफेज। तो ऐसे 4 डिफरेंट फेजेस हैं। एंड 5th वन होता है साइटोकाइनेसिस, क्योंकि ये सारे के सारे फेजेस जो हैं इट इज अबाउट द न्यूक्लियस एक्शन, कि न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल क्या काम कर रहा है, उसके ऊपर इन फेजेस को डिवाइड किया गया है। यस एंड मैम अनदर इज ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब उसी का फर्दर स्टेप है। करेक्ट करेक्ट, वो अलग फेज हो गया। नाउ वन बाय वन, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी, नेक्स्ट क्लास से भी कैचअप करना है। पहला है प्रोफेज। अब देखो तैयारी कैसे करनी है। आपके पास है सेल, सेल के अंदर है न्यूक्लियस और इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल। अभी इतनी पैकिंग हुई नहीं है डीएनए की, बट प्रॉब्लम क्या है कि इतनी सी जगह में काम नहीं बनेगा। इतनी सी जगह में क्यों काम नहीं बनेगा? क्योंकि एक तो एनर्जी बहुत चाहिए, तो एनर्जी के लिए सारे बलिदान दे देंगे। कौन कौन बलिदान दे देगा? माइटोकॉन्ड्रिया, उसके चक्कर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके चक्कर में गोल्गी बॉडीज। ये सारे लोग सीरीज में अपना अपना बलिदान देंगे और सारे डिसअपियर हो जाएंगे प्रोफेज में। देन धीरे धीरे क्या होगा, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन रप्चर होता जाएगा, यानी न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो रप्चर होता जाएगा। क्यों रप्चर होगा? क्योंकि उसके अंदर का जो क्रोमोसोम है या क्रोमेटिक मटेरियल जो है उसको बाहर आना है, स्पेस चाहिए उसे अपना काम करने के लिए। तो ये चीज के लिए न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली रप्चर हुआ। देन तीसरा क्या काम होगा? तीसरा इंपॉर्टेंट वर्क ये होगा, इसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसका कंडेंसेशन, यानी उसकी पैकिंग। पैकिंग होगी तो वो अभी क्रोमोसोम बना नहीं है, वो उस जर्नी पे है, तो टुवर्ड्स कंडेंसेशन। उनका कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट के प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। तो वो कंडेंसेशन करते करते वो टुवर्ड्स क्रोमोसोम बनने की कगार पे वो जा रहा है। तो प्रोफेज है, फर्स्ट फेज है, इट विल टेक टाइम। तो अभी सिर्फ और सिर्फ प्रोफेज में भी न्यूक्लियस रिलेटेड अरेंजमेंट प्रिपरेशन हो रही है, ऐसा अभी बहुत कुछ नहीं हो रहा। सो क्या क्या होगा यहाँ पे? अब मैंने क्या क्या कहा आपको कि ऑर्गेनल्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे, सब अपना बलिदान दे देंगे, पहली चीज। देन न्यूक्लियर एनवेलप रप्चर होने लगेगा। देन स्लोली स्लोली क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, सॉरी क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। ये 3 स्टेप आपको बताए। अभी एक और चौथा स्टेप है। याद है लास्ट में इंटरफेस के सेंट्रियोल्स एंड स्पिंडल फाइबर्स बने थे, स्मॉल ऐसे फाइबर्स जिनका काम है बाइंड करके खींचना। तो वो जो फाइबर्स है ना वो क्या करते हैं, शुरुआत तो ऐसे होती है, एंड में क्या करेंगे, पूरा का पूरा मींस प्रोफेज के एंड होते होते क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली रप्चर हो गया, पूरा क्रोमेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्मा में आ चुका है। और वो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अपना स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसको कहते हैं एस्टर। एस्टर मींस, एस्ट्रल प्रोजेक्शन सुना है, सुपर हीरोज की मूवीज तो सब देखते हैं, तो एस्टर का मीनिंग है स्टार। तो काइंड ऑफ लाइक दिस स्ट्रक्चर। सो दिस इज व्हाट, ये सेंट्रियोल है एंड उससे अटैच्ड थोड़े स्पिंडल फाइबर्स। सो यहां पे और क्या हुआ, एस्टर फॉर्मेशन बाय centrioles and spindle fibers at opposite pole. Ma'am, aster formation means just converted into the shape of star. Right. शेप ऑफ स्टार इसलिए क्योंकि वो क्या करेंगे, एंकरिंग करवा रहे हैं। अगर किसी चीज को एंकर करना है तो उसे फैलना पड़ता है ना, जैसे रूट्स फैलते हैं,
तो वैसे ही ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को साइटोप्लाज्मा के अंदर इनडेप्थ एंकर करवा रहे हैं, क्योंकि पकड़ के खींच रहे हैं उनको। तो कोई कैसे खींचेगा, स्पिंडल फाइबर्स रोप की तरह काम करेंगे एंड सेंट्रियोल एंकरिंग की तरह काम करेंगे। तो वो एंकरिंग तभी होगी जब वो कंप्लीटली अपना एरिया और अपनी जोन में वो इन डेप्थ अपने आप को क्या बोलते हैं, पोजीशन अपनी वहां पे रखेंगे। और अगर पोजीशन है, देन स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, जो भी कंडेंसेशन हो रहा है, तो जो फाइनली क्रोमोसोम बनेगा, उस फाइनल क्रोमोसोम को पकड़ के पुल करेगा। दैट इज द स्टेप, मींस फाइनल स्टेप ही यही होता है। तो इसीलिए इस तरीके से न्यूक्लियस अलग होते हैं। अब एक इसमें ट्विस्ट क्या है, इसमें ट्विस्ट ये है, मैंने आपको बताया सेंट्रियोल, बट प्रॉब्लम क्या है, centrioles are only present in animal cells. प्लांट में जरूरत नहीं है। प्लांट्स में जरूरत नहीं, प्लांट्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते। कुछ कुछ चीजें प्लांट्स में है जो एनिमल्स में नहीं है। तो प्लांट्स के स्पिंडल फाइबर ही काफी होते हैं, वो अपने आप को, उनका नंबर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनिमल, और वो उस तरीके से हेल्प करते हैं ओवरऑल न्यूक्लियस को डिवाइड करने में। सो स्टेप्स क्या क्या है, प्रोफेज में क्या क्या हो रहे हैं, ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो रहे हैं, न्यूक्लियर एनवेलप रप्चर हो रहा है ताकि क्रोमेटिन मटेरियल साइटोप्लाज्मा में आए। देन क्रोमेटिन मटेरियल का खुद का कंडेंसेशन शुरू हो चुका है, क्योंकि उसको पैक होना है अब बहुत ज्यादा। देन जो भी प्रोटीन बेस्ड फाइबरस स्ट्रक्चर्स बने थे, स्पिंडल फाइबर या एस्टर, वो ऑपोजिट पोल पे अपनी अपनी जगह बना चुके हैं। ये प्रोफेज में हो गया, ये हुई तैयारी पूरी, ठीक है। देन सेकेंड है मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या हो रहा है, मेटाफेज बहुत इंटरेस्टिंग है। मेटाफेज बहुत इजी भी है, कुछ नहीं होता, कंडेंसेशन हो जाता है कंप्लीट। कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया तो क्रोमोसोम कैसा होगा, अपनी इस टाइप के स्ट्रक्चर में आ जाएगा। और वो क्या करेगा, जहां भी बिखरे हुए हैं सब क्या करेंगे, एग्जैक्टली सेंटर पे आके अलाइन हो जाएंगे। दैट इज इन द सेकंड फेज, मींस मेटाफेज। तो यानी इस तरीके से क्रोमोसोम्स जो है वो अपने आप को अटैच करवा रहे हैं, मींस एक सेंट्रल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन बोल लो आप, उस पे अपने अपने अरेंजमेंट को स्टेब्लिश करवा रहे हैं। तो ये जो सेंट्रली अलाइंड क्रोमोसोम का सेट होता है ना, इसको हम कहते हैं इधर इक्वेटोरियल प्लेट। मैम यस, तो पूरे 23 सेट्स ऐसे ही लाइन, 46 सेट्स ऐसे ही लाइन में, एक ही लाइन में होंगे या पूरे इसमें? नहीं, सिंगल लाइन, एक ही लाइन में होंगे, इसी तरीके से अटैच्ड होंगे, मींस अरेंज्ड होंगे। पेयर क्यों बोल रहे हैं? हम वो लाइन में होंगे कि प्लेन में होंगे पूरे? लाइन में होंगे, कंप्लीटली लाइन मैम में, और पूरे इस तरीके से। 46 पेयर्स बन जाएंगे ना तब? ओके चलो, मैं ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर कर देती हूँ। हाँ करेक्ट, 46 पेयर की आप सही बात कह रहे हो, बट वो कैसे है मैं वो बता देती हूँ। इक्वेटोरियल प्लेट हो गया, या फिर इसका दूसरा नाम है मेटाफेज। अभी होल्ड द थॉट, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया ना, इक्वेटोरियल पे आ रहा है मेटाफेज में। अब मैं आपका डाउट क्लियर करती हूँ। देखो, जब एस फेज में सिंथेसिस हुआ डीएनए का, अगर सिंथेसिस नहीं होता ना, तो अगर डीएनए को कंडेंस करोगे तो वो डीएनए होता है ऐसा, और इसका सिंथेसिस करके इसकी कॉपी बना दोगे तो एक और स्ट्रैंड जुड़ जाते हैं, तो होता है ऐसा। सो क्या होगा, ये जो है ये ऑलरेडी मींस 23 पेयर्स है, एंड उसके साथ ऑलरेडी दूसरा वाला 23 पेयर्स जो डबल कॉपी हुआ है वो सेट है। अंडरस्टूड? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका कि क्यों क्रोमोसोम को इस तरीके से दिखाते हैं? मैम फिर मतलब एक कॉपी इसलिए रखा जाता है ना, इन चांस अगर मतलब बाय चांस टूट गया ओरिजिनल वाला तो डुप्लीकेट उसके काम आ जाए, ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए रखा गया है क्योंकि अब डिवाइड होना है, और इनका कंसंट्रेशन डबल तो एस फेज में ही हो गया था, ये वाला पॉइंट था। नहीं दिस मैम, वाज तो द पॉइंट। आपने बताया था कि मतलब वो हाफ मतलब हॉरिजॉन्टल इसमें करते हैं डिवीजन, हाँ, तो हॉरिजॉन्टल अलोंग द लेंथ, हॉरिजॉन्टल नहीं कहा था मैंने, कहा था अलोंग Along द the length. लेंथ ऑफ क्रोमेटिन। अब वो सॉरी क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम हॉरिजॉन्टल अलाइंड है यहाँ पे, तो वो ऐसे ही होगा, ठीक है। अगर सेल को आप अलग तरीके से देखोगे तो वो वर्टिकल हो जाएगा। फिर कहने का मीनिंग ये है कि ये जो अलाइनमेंट है, जितने भी
क्रोमोसोम्स है, चाहे वो कॉपीड है या नहीं है, अब जो भी है, एरर हो गया तो हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो पूरे के पूरे सेंट्रली अलाइंड हो जाएंगे। देन और क्या होगा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होगी कि वो जो एस्टर फॉर्मेशन हुआ था ना, तो उस एस्टर फॉर्मेशन के जितने भी स्पिंडल फाइबर्स हैं वो कहाँ पे अटैच होंगे, सेंट्रोमियर पे। सेंट्रोमियर तो अब पता चल गया आपको कौन सा है, जहाँ पे सारे Yes, ma'am. क्रोमेटिड्स कनेक्टेड होते हैं, वो वाला पॉइंट। तो इस तरीके से ये अटैच्ड है। अब आपको पता चल गया इनसे क्यों अटैच्ड है, अब पकड़ के खींचना है नेक्स्ट टाइम, और कुछ नहीं करना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अलाइनमेंट। अब मैं इसके बाद एक और फैक्ट बता रही हूँ इस फेज से भी रिलेटेड, और क्यों क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर फेमस है और आपको अंधेरे में क्यों रखा, फिर ये भी बताती हूँ। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट इक्वेटोरियल प्लेन, देन ये काम हो गया। दूसरा, कंडेंसेशन कंप्लीट। कंडेंसेशन कंप्लीट होने पे क्या होगा, अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दी गई तो वो अपीयर होगी क्या, डार्कर। सो क्रोमोसोम विल अपीयर डार्कर। ठीक है। अब मेटाफेज ही एक ऐसा स्टेज है जहां पे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंप्लीटली कंडेंस हो चुके होते हैं, मींस अपने मोस्ट स्मॉलेस्ट और इंटैक्ट फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इसीलिए ये बहुत ही सूटेबल फेज है ऑब्जर्वेशंस के लिए, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस के लिए। सो मेटाफेज इज सूटेबल टू काउंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म का टोटल नंबर काउंट करना है ना, तो मेटाफेज के सेल को ऑब्जर्व करोगे तब जाके आप काउंट कर पाओगे। सो सूटेबल टू काउंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसीलिए ये क्या बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो फेमस हुआ है, ये क्योंकि यही ऑब्जर्व ही कर सकते हो, उसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर आपके माइक्रोस्कोप पे क्लियर ही नहीं आएगा। आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो क्रोमोसोम्स मिक्स है, साथ में है, क्या है, क्योंकि बाकी टाइप पे तो वो क्रोमेटिक मटेरियल है, मींस डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिवीजन के टाइम पे ही उनको कॉम्पैक्ट होना पड़ता है, क्योंकि एरर ना हो, इक्वली डिवाइड हो। इक्वली डिवाइड कब होगा, जब चीजें इकट्ठी होती है और आपको हाफ एंड हाफ क्लियरली दिखता है तब। बट चीजें बिखरी हुई है तब आप इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए मेटाफेज के अंदर जो भी ऑब्जर्वेशन किया गया, वो डायग्राम उस टाइम पे जो क्रोमोसोम दिखा वो यही फॉर्म में थे, इसी फॉर्मेट में थे। इसीलिए ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुके हैं ऐसे डायग्राम्स। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। बट ओरिजिनली अगर डीएनए अपने दूसरे अगर कंडीशन में रखा जाए, अपने नॉर्मल कंडीशन में, कोई कॉपी वॉपी कुछ नहीं हुआ उसका, अगर वैसी कंडीशन में है और वो डिवाइड करे ना, मींस अगर वो कंडेंस हो जाए तो वो ऐसे होंगे, पैक होंगे। और क्योंकि एस स्पेस में वो अपना डबल कॉपी बना लेते हैं, इसीलिए वो ऐसे हो जाते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट। यस, नाउ आस्क द क्वेश्चंस, भाव्या। मैम, तो ओरिजिनल अगर सिंगल क्रोमोसोम कंसीडर करें तो उसके सिर्फ 2 ही क्रोमेटिड्स होते हैं क्या? करेक्ट, 2 ही क्रोमेटिड्स है। एक ओरिजिनल, एक मींस हाफ सेट में, हाफ सेट नहीं मींस एक सेट में 2 ही क्रोमेटिड्स है। दैट इज वन, दिस वन एंड दिस वन। मे बी इमेजिन कर लो एक मदर का, एक फादर का, और उनकी ही 2 इक्वल एग्जैक्ट कॉपी बन चुकी है। तभी तो 2n प्लस 2n एग्जिस्ट करता है एस फेज के बाद, और इनको ही डिवाइड करना है आपको फ्यूचर में, जो कि आप देख रहे हो अभी यहाँ पर। बात समझ में आई? सबको समझ में आया मेटाफेज तक क्या हो रहा है? तो जस्ट इतना पूछना था कि अगर हाँ, कॉपी नहीं भी पड़ी ओके। तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क नहीं। पड़ेगा। नहीं, कैसे नहीं? क्योंकि अगर कॉपी नहीं हुई तो ये वाला 2n नहीं रहेगा ना, तो डिवाइड क्या होगा फिर? ये खींचेंगे क्या? ऊपर का और नीचे का डिवाइड हो जाएगा। कैसे होंगे बच्चे? ये दोनों एक सेट है, ये दोनों एक साथ है, इनको डिवाइड होना है, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है डिवाइड होने की। फिर वो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो अगर कॉपी नहीं बनती ना, तो वो एक ही तरफ रहते हैं, जिस स्पिंडल फाइबर ने उनको अटैच कर लिया वो उनकी तरफ चले जाते हैं। तो एक सेल, 2 डॉटर सेल में से एक हमेशा एबनॉर्मल काउंट का रहता है, फिर दोनों ही एबनॉर्मल काउंट के रहते हैं वैसे तो, एक में एक ज्यादा, एक में एक कम, ऐसा हो जाए। उससे मतलब क्या है प्रॉब्लम? बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। डाउन सिंड्रोम सुना है, क्लिनफ्लिंटर सिंड्रोम्स या टर्नर सिंड्रोम? दीज आर ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर्स।
राइट, दीज आर ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मींस ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सा जीन प्रेजेंट है और एब्सेंट है। अगर मींस सर्टेन क्रोमोसोम्स या सर्टेन जीन एब्सेंट है तो उसकी वजह से बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। देयर आर सर्टेन डिसेबिलिटीज जिसकी वजह से किसी ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होता, किसी के पास कोई एंजाइम नहीं रहता है, किसी कोई ब्लाइंड पैदा होता है, बहुत सारे देयर आर सर्टेन मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। देयर आर लिस्ट एंड लिस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स। अभी नेक्स्ट चैप्टर आने तो आपको सारे डिसऑर्डर्स पता चलेंगे। किस भाग्य मैम बॉडी में इतने सारे सेल्स होते हैं तो फिर पर्टिकुलर कैसे पता चलता है कि मेटाफेज में ये सेल है? मेटाफेज में ये सेल है, ओके। एक्चुअली लैबोरेटरी कंडीशन में सेल्स को आर्टिफिशियल सिंथेसिस और स्टिमुलेशन से उनके डिवीजन प्रोसेस एक्टिवेट करवाए जाते हैं, तब वो मेटाफेज में आते हैं और उसी मोमेंट को कैप्चर किया जाता है। ये आर्टिफिशियली हुआ, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। क्रोमोसोम्स अभी बहुत 50 इयर्स बैक क्रोमोसोम्स का फाइंडिंग हुआ है। फाइंडिंग इन द सेंस एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, पता तो पहले से ही था। स्ट्रक्चर डिटेल और थोड़ा मॉलिक्यूलर डिटेल जो है वो ज्यादा पुराना नहीं है, लेट 1990s का ही है, 1900 का ही। ओके, तो ये सारी चीजें तब हुई जब एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, केमिकल एडवांसमेंट हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। पता चला कि हम सेल को बाहर के एनवायरनमेंट में रख के थोड़ा सा स्टिमुलेशन देकर देखते हैं कि कॉपी करनी होगी तो क्या क्या करेगा वो। बॉडी के अंदर तो आप नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। हाँ, बॉडी से निकाले हुए सेल को प्रिजर्व करके उसका आर्टिफिशियली डिवीजन करवा सकते हो। तो ईच एंड एवरी स्टेप जो होगा वो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे। दैट विल बी द प्रोसेस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोगों का दूसरा सेशन है, मेरी भी मैम एक और क्लास है। चीज, यस, मतलब अभी तो ये दो क्रोमोसोम्स ऑलरेडी कंबाइंड यहाँ पे है लाइन में, तो उसे फिर 23 सेट से कंसीडर करेंगे या 46? 46 सेट्स मींस 40 मींस 23 सेट्स ऑलरेडी थे, 46 सेट्स अब बन गए, ठीक है। और 46 सेट्स बन गए, अब इनको डिवाइड होके अलग अलग डायरेक्शन में वापस से 23 सेट होना है। जो टेम्पररी डबल है अभी कॉन्सेंट्रेशन में, वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने वाले। इसके बाद यही होगा। यस मैम। ओके, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाकी हो सकता है वीक में हमारा ऑफलाइन सेशन हो जाए। डाउट सेशन होता है, आ जाया करो सब लोग। क्या प्रॉब्लम है? आपके कोई बच्चे को कुछ डाउट्स होंगे या कुछ होगा, वो हो जाएगा, बातें हो जाएंगी थोड़ी, आप लोगों को भी हैबिट हो जाएगी अभी ऑफलाइन क्लासेस की। ओके, सो यस वैष्णवी, अबाउट अटेंडेंस, बहुत सारे बच्चे भूल रहे हैं, अब बार बार तो मैं रिकॉल नहीं करूंगी। सो लेट इट बी, लेट्स सी। अभी वापस से मुझे कोई स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर आती है तो one more time attendance ले लूंगी मैं। I will inform everyone. Okay. So bye everyone. Take care. See you next week. बाय मैम, थैंक यू मैम।